नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से, जहां 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है। 406 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 7,639 हो गई है। 383 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो गई है। 406 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं इसी के साथ ही कुल मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 7,639 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में बात करें तो 3,604 मामले सामने आए हैं। इससे अगर 3 राज्यों की बात करें तो 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। उनमें 2,337 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,230 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 800 और गुजरात में 347 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 70,000 को पार कर गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 13 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 406 नए मामले सामने आए हैं और कुल मरीजों की जो संख्या है वो 7,000 को पार कर गई है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं दिल्ली में, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल बता दें। लगभग दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पेशेंटों की गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब 24 घंटे का जो रिकॉर्ड आया जी। है वो भी काफी अच्छा नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ये कह सकते हैं कि भाई ये अच्छे नहीं है, मगर हाँ सरकार के लिए कुछ राहत हो सकती है, क्योंकि ज्यादा मैनेज नहीं है इसके अंदर। मगर देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं तो कहीं ना जी। कहीं दिक्कतें सरकार को आएंगी। और कहीं ना कहीं ये जरूर है, मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, पुलिस वाले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल एक और जो विवाद है वो आंकड़ों को छिपाने का लेकर विवाद सामने आ रहा है, तो उसको लेकर और क्या सरकार की ओर से कहा जा रहा है, दिल्ली सरकार की ओर से? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से या फिर और राजनीतिक पार्टी जो है या दल जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार आंकड़े छुपा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, दिल्ली सरकार आंकड़े छुपा रही है नहीं छुपा रही है ये तो बात की बात है, जांच का विषय है। मगर ये जरूर है कि जो आंकड़े कम बताए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि ये हो सकता है कि अभी दिल्ली सरकार आंकड़ों को छुपाने की कोशिश जरूर कर रही है। मगर जी। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार अगर स्पष्ट करके बताए तो कहीं ना कहीं आंकड़े और ज्यादा चौंकाने वाले आएंगे। जी राजीव तिवारी, फिलहाल सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो कंटेनमेंट जोन है उनको लेकर क्या और कार्रवाई की जा रही है, जिससे क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, जिससे और जो है कंटेनमेंट जोन ना बन पाए और तमाम जो एहतियात है वो बढ़ते जाए, वायरस ना फैल सके? देखिए बिल्कुल बता दें, बात दिल्ली की है तो दिल्ली की सरकार का कोशिश जरूर कर रही है, मगर कोशिश के साथ साथ ये होना चाहिए था कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली एक्शन ले। मगर अब जो जो तीसरे लॉकडाउन के अंदर छूट देने वाली बात है, या फिर दिल्ली सरकार ने तीसरे लॉकडाउन के अंदर जो छूट दी है लोगों को, या फिर वाइन शॉप के लिए बाहर जो भीड़ इकट्ठी हो रही, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोगों को पहले काम धंधा देना चाहिए था ताकि वो अपने कामों में व्यस्त होते, ताकि शराब की दुकानों पर इकट्ठे ना होते। मगर जिस तरीके से शराब की दुकानों पर अब इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, पेशेंटों की गिनती बढ़ती जा रही है। मगर इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर नेता या हर पहलू की तरफ से यही है कि कहा जाता है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं आंकड़े छुपा रही है और आंकड़े स्पष्ट नहीं बता रही है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार कह रही है कि ऐसे कोई आंकड़े हमने छुपाए नहीं है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट उनको आंकड़े बताता है वही शो करते हैं। मगर अब ये जांच का विषय है, किस तरीके से इस तरीके के आंकड़े स्पष्ट होंगे या फिर किस तरीके से लोगों की जो मदद करने वाली बात है दिल्ली सरकार कह रही है कि हम लोग मदद भी कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कहीं ना कहीं लूप होल जो जरूर है, कहीं ना कहीं वीकनेस जरूर आ रही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद के अंदर मरीज इकट्ठे होते चले जा रहे हैं और आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। जी अजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। आज रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी को लेकर
एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एक बार देश को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश से रूबरू होंगे और सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आज लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान किया जा सकता है। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जनता के सामने ऐलान कर सकते हैं लॉकडाउन को लेकर, जो ये जानकारियां मिल पा रही हैं, और आज संबोधन करेंगे देश को, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। संबोधन में लॉकडाउन पर ऐलान कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल बातचीत की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर राज्य अपने हिसाब से फैसला लें। उन्होंने एक नया नारा दिया, जन से जग तक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उसमें ज्यादातर मुख्यमंत्री, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तेलंगाना, बंगाल, असम के मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं और राजस्थान ने भी सख्ती की बात की है। सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो लॉकडाउन थे, अब तीसरा चरण जो चल रहा है उसमें रियायतें दी गई हैं, जो आगे वाले जो अगर लॉकडाउन किया भी जाता है तो उसमें क्या कुछ रियायतें दी जा सकती हैं? जी, जो रेड जोन एरिया है, केवल कंटेनमेंट एरिया है, उनमें ही सख्ती ज्यादा बढ़ाई जाए और जो ग्रीन जोन एरिया है उनमें ढील दी जाए, उसमें इंडस्ट्री को छूट दी जाए। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जान और जहान दोनों को बचाना है, तो रेड जोन एरिया में जान को बचाया जाए सख्ती करके, और जो ग्रीन जोन एरिया है उसमें इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए और वहां से जान को बचाया जाए। तो सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, ट्रेनों की जो बुकिंग की जा रही है, टिकट बुकिंग का पहला दिन आज शुरू हो गया है। 45,533 नए PNR रजिस्टर हुए हैं। 82,317 यात्रियों ने बुकिंग की है। रेलवे ने 16 करोड़ 15 लाख से ज्यादा रुपए कमा लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से 12 मई से आज से जो ट्रेनों की बुकिंग शुरू की गई है, इससे रेलवे को बड़ा मुनाफा मिला है। आपको बता दें कि 16 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा रुपए रेलवे ने जमा किए हैं। वहीं ट्रेन की बुकिंग का आज पहला दिन है। 45,533 नए NRP रजिस्टर हुए हैं। 82,317 यात्रियों ने ट्रेन की जो टिकट है उसकी बुकिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेन टिकटों की बुकिंग का पहला दिन है आज। 45,533 नए PNR रजिस्टर हुए हैं। 82,317 यात्रियों ने ट्रेन की जो टिकट है उसकी बुकिंग करवाई है। इससे रेलवे ने 16 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा रुपए जमा किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से 15 शहरों के लिए ट्रेन दौड़ेंगी, जिसके चलते देश में कोरोना लॉकडाउन की वजह से 1.5 महीने से ज़्यादा समय तक बंद रहने के बाद भारतीय रेलवे आज से ट्रेनों का संचालन शुरू कर रही है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि 15 ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, 45,000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसी के साथ ही जो रेलवे की बात करें तो रेलवे ने 16 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा रुपए जमा किए हैं, उसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है?
जी, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो कोरोना महामारी चल रही थी उसको नज़र रखते हुए जो मजदूरों के लिए या प्रवासी मजदूरों के लिए जो ट्रेनें चलाई गई हैं, मगर आज पहला दिन है तो कहीं न कहीं ये ज़रूर है कि 8 ट्रेनें चलाई जाएँगी पहले चरण के अंदर, जी। दूसरे के अंदर बाकी ट्रेनें चलाई जाएँगी। मगर देखने वाली बात ये है, जिस तरीके से 45,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई है, तो कहीं न कहीं ये ज़रूर है, मजदूर जाना चाहते हैं काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर। मगर देखने वाली बात ये भी आएगी कि जो रेलवे विभाग की तरफ से जो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर रेलवे कर्मचारी लगाए गए हैं और भी कर्मचारी लगाए ताकि रेलवे जो मजदूर है उनको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। मगर यहाँ तक की बात करें तो आज 4 बजे के करीब ये जो पहली ट्रेन है वो चलेगी यहाँ से नई दिल्ली से, और आगे के लिए चलती रहेंगी। मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मजदूरों के साथ साथ मजदूरों की जो ख्याल भी रखा जाएगा, कहीं तो मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी या मास्क वगैरह का जो ट्रीटमेंट है वो भी दिया जाएगा, ताकि और जो उनका चेकअप भी होगा, क्या किसी को खांसी जुकाम जी। फीवर वगैरह की दिक्कत है तो उनको उनकी यात्रा रोक दी जाएगी और उनको नहीं जाने दिया जाएगा। मगर देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से मजदूर जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ खाने की व्यवस्था भी होती है। राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। दीपक राय, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक राय जी। आपसे जानना चाहेंगे, जो ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है। जो प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे थे, उनकी मौत हो चुकी थी, उनके लिए बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, ये अपने घर पहुंच जाएं तो जी। ये तो अच्छी चीज है। रेलवे को भी एक रेवेन्यू भी आ रहा, 16 करोड़ की कलेक्शन आई है और एक दिन में करीब 45,000 टिकट बुक हो चुके। तो धीरे धीरे एक तरह से मतलब अर्थव्यवस्था को भी पटरी चलाने में सहायता मिलेगी और मजदूरों को भी अपने अपने घर पहुंचने की मतलब वो भी एक राहत मिली। जी। तो बहुत अच्छा कदम है, ये तो सराहनीय कदम है और स्वागत होना चाहिए था इसका। दीपक राय जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसे में कोरोना वायरस का जो खतरा है वो बढ़ नहीं सकता है? जिस तरीके से ट्रेनें चलाई जा रही है, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा पेशेंट हो जो रह जाए, क्योंकि अगर जांच भी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जांच में जो मरीज है वो नेगेटिव भी पाया जाता है। नहीं, ये तो है ही है, एक खतरा तो बना हुआ है, लेकिन देखिए पूरी एहतियात बढ़ता जा रहा है कि चेकिंग होगी, सब होगा। उसके बाद भी जब ये गांव पहुंचेंगे वहां पे भी इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, तो उससे ये कि एक रोकने में मदद तो मिलेगी। जी। खतरा तो बना ही है, खतरा तो बना रहेगा ये, जी। लेकिन अगर उस एहतियात बचा जाए तो उसमें काफी मदद मिलेगी। सबसे बड़ी चीज जो आज मौतें हो रही मजदूरों की, पैदल चल रहे हैं, कभी रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, तो उससे तो एक वो तो उसको तो अवॉइड किया जा सकता है। ये तो उस हिसाब से तो अच्छा कदम है ये। दीपक राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रेन टिकटों की बुकिंग का आज पहला दिन है। 45,000 से ज़्यादा PNR रजिस्टर किए गए हैं। 82,000 से ज़्यादा यात्रियों ने बुकिंग करवाई है। रेलवे ने 16 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा रुपए जमा कर लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर, भारत चीन सीमा पर तनातनी बढ़ गई है। लद्दाख में वायुसेना ने तैनात लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। 2 बार झड़प के बाद चीन ने LAC पर हेलीकॉप्टर उड़ाया है। भारत ने मैदान में लड़ाकू विमान उतार दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय चीन सीमा पर तनातनी बढ़ गई है। लद्दाख में वायुसेना ने लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। 2 बार झड़प के बाद चीन ने LAC पर हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। भारत ने मैदान में लड़ाकू विमान उतार दिए हैं। भारत चीन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। भारतीय सीमा पर तनातनी बढ़ गई है। लद्दाख में वायुसेना ने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। 2 बार झड़प के बाद चीन ने LAC पर हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं। भारत ने मैदान में लड़ाकू विमान जो है वो उतार दिए। भारत ने मैदान में लड़ाकू विमान उतार दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बार झड़प के बाद चीन ने LAC पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है वो उतार दिए हैं। भारतीय चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। चीन की हिमाकत का जो जवाब है वो भारतीय लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर पर अपने विमान उतार दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तरी सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्यों को मामूली चोटें आई थी। इस दौरान भारतीय और चीनी
सेना के जवान आक्रामक हो गए थे, जिसमें कुछ को मामूली चोटें आई थी। हालांकि बाद में स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद सैनिकों को हटा दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की जो चीन सीमा पर जो जवान तैनात थे उनमें झड़प हो गई थी पिछले कुछ दिनों, जिसके चलते चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर पर उड़ान भरी है। आपको बता दें कि चीन के मिलिट्री हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के करीब आ गए थे, जिसके चलते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर ये तैनाती पिछले हफ्ते लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में हुई थी। पिछले दिनों उत्तरी सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्यों को मामूली चोटें आई थी। PK सहगल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। PK सहगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज़ में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारतीय चीन सीमा पर चीन की ओर से लड़ाकू विमान लाए जा रहे हैं, उसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिंदुस्तान में जब से इंडिया में डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद जो पीओ का है, उसके बाद उसको हम हिंदुस्तान में दिखा रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। चीन काफी बुखलाया है, क्योंकि चीन जो है उसका जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें तकरीबन $65 बिलियन खर्च कर रहा है जी, वो 400 किलोमीटर गिलगित बाल्टिस्तान से होकर जाता है जी। दूसरा जो गिलगित बाल्टिस्तान है, ये 5 देशों का जंक्शन है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान, और इसका जबरदस्त स्ट्रेटेजिक महत्व है। और ये पीओ के हिंदुस्तान के साथ मिल जाता है तो चीन की तमाम मंशा जो है, सीपेक वगैरह सब खत्म हो जाती है। तो चीन एक किस्म से हिंदुस्तान को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है जी कि आप हमारे इंटरेस्ट को नजरअंदाज नहीं कीजिए जी। लेकिन हमने शुरू से ही चीन को बताया हुआ है कि जो सीपेक है वो गैर कानूनी है। आप ऐसे इलाके से सीपेक को निकाल रहे हो, बना रहे हो जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ, और हमारा उसको लेकर तो चीन ने दो जगह पे हमारी चीन के साथ थोड़ी मुठभेड़ हुई है। एक नॉर्थ सिक्किम में मुगुथांग एरिया में, और दूसरा लद्दाख में फिंगर 5 के एरिया में। दोनों में कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किए गए। जो मुगुथांग एरिया में वहाँ सिर्फ एक दूसरे के ऊपर बुक्काबाजी हुई है। हमारे तकरीबन 8 जवान को चोटें लगी, चीन के तकरीबन 15 जवानों को चोटें लगी। PK सहगल जी, भारतीय सेना की तरफ से भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीकांत पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज़ में। आपसे जानना चाहेंगे कि जो चीन की ओर से लड़ाकू विमानों से हमला किया जा रहा है, जो क्रॉसिंग की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इकोनॉमी और डिप्लोमेसी का सारा पंगा है, और जो दिक्कतें हो रही हैं आपको पता होनी चाहिए। 5 कंट्री जो है वो लगातार दबाव बना रही हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं हम। तो 5 कंट्रीज हैं वो लगातार चीन पे इकोनॉमी को लेकर प्रेशर बना रही हैं, और अगर आप देखिए तो चाइना पर, जापान, ताइवान, हांगकांग को लेकर भी चाइना को दिक्कत हो रही है। और इकोनॉमी के स्लो डाउन जो है चाइना में, वो आने वाले टाइम में बहुत हैवी हो सकता है। और नेपाल के साथ कल का आपको वाकया पता ही होगा, एवरेस्ट को लेकर जो वो बातें कर रहा। और 3 दिन पहले जो भारत और चाइना के बीच हुआ वो भी आपको पता होगा। किस बात का प्रेशर बनाना चाह रहा है चीन? क्या इसको ये वजह माना जा सकता है कि जिस तरीके से अब कोरोना वायरस को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है चीन, ऐसे में कुछ कंपनियां जो है वो वहां से शिफ्ट करने की भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कंपनियां, जिसमें से एक एप्पल भी कंपनी है जो अपना कारोबार है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो भारत में शिफ्ट कर सकती है, क्या उसको एक वजह माना जा सकता है? नहीं, भारत में केवल एप्पल ही नहीं है, भारत में कंपनी जा रही है। अगर जो कंपनी चाइना से फॉलो करेंगे, जो देश का निवेश जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को चाइना ये बताना चाह रहा है, या भारत के साथ एक और डिप्लोमेसी जो डील है उसे लागू करना चाहता है, और बताना चाहता है कि अभी इस पूरे खित्ते के जो है इकोनॉमी के लेवल पे हम ही हैं, अगर देखा जाए।
की सबसे किस्में ये है कि श्रीकांत पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार का तबादला हुआ है। विवेक को पर्यावरण विभाग दिया गया है। कोरोना आंकड़ों में गड़बड़ी करने पर एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां प्रधान स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार का तबादला किया गया है। विवेक को पर्यावरण विभाग दिया गया है। कोरोना आंकड़ों में गड़बड़ी करने पर ये एक्शन लिया गया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार लगातार आंकड़ों में जो गड़बड़ी है वो करने के मामले में लगातार जो मामला सामने आ रहा था उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार का तबादला किया गया है। विवेक को पर्यावरण विभाग दिया गया है। कोरोना आंकड़ों में गड़बड़ी करने का पर यह एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच आंकड़ों को छिपाने में आरोपों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बंगाल के स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार को हटा दिया गया है। उन्हें पर्यावरण विभाग भेजा गया है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर ममता सरकार पर कई आरोप लग रहे हैं। खासतौर पर डेटा छिपाने की बात सामने आ रही है, जिसके चलते अब नारायण स्वरूप निगम को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। अपने स्वास्थ्य सचिव पर कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। सोमवार को हुई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई थी, उस दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार संघीय ढांचा बनाए रखे। कोरोना से संकट के समय में राजनीति ठीक नहीं है, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया था। शांतनु बनर्जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांतनु, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधान स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार का तबादला किया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए, पश्चिम बंगाल में कई दिनों से जी जो कोरोना वायरस को लेकर जो मौत का आंकड़ा और उसके साथ साथ भी कोरोना वायरस पॉजिटिव जो रिपोर्ट, कितना मरीज का संख्या होता है नहीं होता है, इसके ऊपर कई दिनों से मतलब जो लगातार मतलब बवाल चल रहा था। कई जो आपका विरोधी जो दल ने बार बार मतलब यही कह रहा था कि किसी इलाका में संक्रमित कितना है, कितना मरे हुए हैं, कितना मरीज का संख्या, ये इसमें थोड़ा मतलब हड़बड़ लगता था। तो इसी कारण से आज मतलब स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार को इसी मतलब स्वास्थ्य सचिव का पद से हटा दी और उसको परिवेश दफ्तर में भेजा गया। और साथ साथ जो नया स्वास्थ्य सचिव आपका नारायण स्वरूप निगम जी ऐसी जो मतलब सूत्र के अनुसार जो उसको मतलब स्वास्थ्य सचिव का पद में लेके आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री ने। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, जो पश्चिम बंगाल से कई दिनों से हम देख रहे हैं, कई परिस्थितियां हो, ये भाजपा भी हो और कांग्रेस भी हो, बार बार मांग कर रहे थे ये मतलब मरीज का संख्या ठीक से बताया नहीं जा रहा है। सुबह एक बोल रहा है, शाम को एक बोल रहा है। इसको लेकर जगदीप धनखड़ ने भी मतलब ट्वीट करके बोला है कि एक बार में एक समय एक मतलब संख्या बोल रहे थे। तो इसको जो गरमील जो देखा जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ममता बनर्जी और स्वास्थ्य सचिव को तरफ से मतलब यही सोच रहे थे ये इन्होंने जो रिपोर्ट दे रहा था वो रिपोर्ट में कुछ गलती हो रहा है। इसी कारण से हो सकता है स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार को हटा दीजिए। शांतनु बनर्जी, जिस तरीके से कल पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें ममता बनर्जी ने भी कहा था कि उनकी ओर से ये आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार जो है वो भेदभाव जो है वो कर रही है। एकदम बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय सरकार की ओर से मतलब ममता बनर्जी का और केंद्रीय सरकार का बीच जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंस थे, उस कॉन्फ्रेंस में खुद ममता बनर्जी ने कहा है ये कितना पैसा जो मतलब बाकी है जो पश्चिम बंगाल का, तो वो पैसा मतलब जितना जल्दी हो सके उसको भेजना चाहिए। लेकिन विरोधी दल ने इसके ऊपर टिप्पणी की, ममता जी पैसा मांग रहा है, लेकिन खुद पश्चिम बंगाल का हालत फिलहाल क्या है नहीं है उसके लिए कोई मतलब बात नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं, खुद ममता बनर्जी ने ऐसी भी मतलब
सूत्र से हमें खबर मिली है ये मोदी जी के साथ मतलब एक्चुअली ये इतना। जी, शांतनु बनर्जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।